अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में वैसे हमारा मेन जो टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप। लेकिन इस मेन टॉपिक पर आने से पहले हम एक बहुत ही बढ़िया एक एग्ज़ाम्पल पहले हम करेंगे और फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। आप देखिए, जो एग्ज़ाम्पल हमको अभी सॉल्व करना है पहले वो कुछ इस तरह से है कि एक मैग्नेटिसी मैदान की सिमत पेज की सतह से उमुदन बाहर की जानिब है। इस मैग्नेटिसी मैदान में एक मुरब्बा नुमा धाती तार का ऊपरी ज़िला मौजूद है। इस मुरब्बा नुमा धाती तार के निचले ज़िले के साथ कांच का एक कुर्रा लटकाया गया है जिसकी कमियत m है। जब धाती तार में से बरकिरो गुजारी गई तब उस पर एक मैग्नेटिसी कुव्वत का अमल हुआ जो कि उमुदन ऊपर की जानिब होती है। अगर कांच के कुर्रे का वज़न यानी नीचे की जानिब अमल करने वाली सकली कुव्वत और धाती तार पर अमल करने वाली ऊपर की जानिब मैग्नेटिसी कुव्वत मसावी हो जाए तब ये कांच का कुर्रा हवा में मुअल्लक हो जाएगा यानी लटक जाएगा। धाती तार में से गुजरने वाला बरकिरो मालूम कीजिए, उसकी कीमत मालूम कीजिए। ओके, आप देखो ये काफ़ी बड़ा सवाल है लेकिन रियल में काफ़ी बड़ा नहीं है। यानी भले ही ये सवाल की लेंथ हमको लग रही है कि बहुत बड़ी है लेकिन ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सवाल है। पहले एक बार इसको हम इस फिगर की मदद से समझते हैं। आप देखो यहाँ पर ऊपर जो कलरफुल जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो मुस्ततिल जैसी चीज़ नज़र आ रही है, वो एक मैग्नेटिसी मैदान है। ओके, और इस मैग्नेटिसी मैदान के अंदर यहाँ पर आप देखो कि यहाँ जो सिंबल दिया गया है, आप अगर इस सिंबल को अगर आप देखेंगे तो ये सिंबल बी बार जो है उसके बाजू में एक सर्कल और उसमें एक डॉट है। इसका मतलब जो मैग्नेटिसी मैदान है वो उमुदन बाहर की तरफ है। ओके, यानी वो पेज की सतह से या वाइट बोर्ड की सतह से उमुदन बाहर की तरफ है। इस मैग्नेटिसी मैदान के अंदर हमने क्या किए कि एक चौकोर एक तार लिए। ये जो चौकोर जो तार लिए तो पूरा का पूरा चौकोर जो है वो मैग्नेटिसी मैदान में नहीं लिए बल्कि उसका सिर्फ एक पार्ट ऊपर का जो हिस्सा है उसको हमने मैग्नेटिसी मैदान के अंदर लिए और बाकी हिस्सा जो है वो बाहर है। अब जो अपोजिट साइड है, मतलब यहाँ पर आप देखिए कि ये वाली जो साइड है तो इस साइड में हमने कांच का ये वाला एक कुर्रा जो है वो उसको बांध दिए, लटका दिए उसको। जाहिर है वो जो कांच का जो गोला लगा हुआ है उसका वज़न जो है उसकी कमियत m है तो उसका जो वज़न है वो उसको नीचे खींचेगा। ओके, और फिर आप इस वायर में से करंट I जो है इसको पास करो। जब आप इसमें से करंट I को पास करेंगे तो ये करंट जब इसमें गुजरेगा तो इसमें करंट की वजह से एक मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करेगी और वो मैग्नेटिसी कुव्वत ऊपर की तरफ खींचने वाली है। तो अब आप गौर से देखो, इस फिगर में ऊपर की जानिब अमल करने वाली ये वाली मैग्नेटिसी कुव्वत है और इस कांच के कुर्रे के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में एक वज़न वाली जो कुव्वत है, सकली कुव्वत, वो नीचे अमल कर रही है। तो अगर ये ऊपर वाली कुव्वत मतलब FM और नीचे वाली कुव्वत मतलब वेट, अगर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाए तो ये जो कांच का जो कुर्रा है तो वो बिल्कुल हवा में ऐसा सस्पेंडेड हो जाएगा, एकदम ऐसा मुअल्लक हो लटक जाएगा, वो मुअल्लक हो जाएगा। ओके, तो हमको वही वाली कंडीशन वाली दी गई है कि कांच का ये जो कुर्रा है ये अपने वज़न की वजह से नीचे की तरफ लटका हुआ है और ऊपर मैग्नेटिसी कुव्वत ने उसको बैलेंस किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर लाने के लिए जी कितना करंट लगेगा, मतलब बरकिरो जो है, ये जो बरकिरो है इसकी कीमत हमको मालूम करना है। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल वे में हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे आसान सी जी जो बात रहेगी इसके अंदर वो रहेगी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज़ इक्वल टू वेट। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर अमल कर रही है। आप देखो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो है, जैसा हमने देखा अभी कि मैग्नेटिक फोर्स की जो सिमत है वो ऐसे ऊपर की जानिब है और वेट जो है वो ऊपर से नीचे है और ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, मतलब ये दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट, यानी मैग्नेटिसी कुव्वत इज इक्वल टू वज़न। अब मैग्नेटिसी कुव्वत का जो अलामत है वो है FM। ओके, और वज़न जो होता है तो वो है mg। इसका मतलब यहाँ पर FM इज इक्वल टू कितना आ गया, mg। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमको मालूम है कि मैग्नेटिसी कुव्वत का फॉर्मूला क्या होता है। आप देखिए मैग्नेटिसी जो कुव्वत है
किसी भी मतलब करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो मैग्नेटिसी कुआ जो अमल करती है तो उसका फॉर्मूला होता है एफ एम इज इक्वल टू आई इंटू बी इंटू एल। एल का मतलब है लंबाई। यहाँ पर जो लंबाई हमको दी गई थी फिगर के अंदर वो ए है, इसलिए एल की जगह पर हमको ए लेना पड़ेगा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एफ एम इज इक्वल टू आई बी ए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों को इक्वल करना है क्योंकि दोनों बैलेंसिंग कंडीशन लाना है, तो मैग्नेटिसी कुव्वत और वजन दोनों एक दूसरे से इक्वल करा दो। जब आप दोनों को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा आई बी ए इज इक्वल टू एम जी। इसमें से बी ए को उधर शिफ्ट कर दो। जब बी ए को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा आई इज इक्वल टू एम जी अपॉन बी ए। आई का मतलब है वो करंट जो उस चौकोर तार में से गुजर रहा था। ओके, तो उसकी कीमत जो है वो आ जाएगी एम जी अपॉन बी ए। इतना करंट जब उसमें से पास होगा तब जाकर कांच का वो जो गोला है वो लटक जाएगा, यानी वहाँ पर वो सस्पेंड हो जाएगा। ओके, तो ये था मामला आज की इस स्टार्टिंग एक एग्जाम्पल का। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है गर्दिशा के बारे में, टॉर्क के बारे में। तो हमारा जो सवाल यहाँ पर बनेगा वो सवाल ये है कि मैग्नेटिसी मैदान में मौजूद बरकीरो गुजार रहे हल्का नुमा तार यानी लूप, करंट कैरिंग लूप पर अमल करने वाले गर्दिशा यानी टॉर्क के लिए फॉर्मूला मालूम करना है। ओके, यहाँ पर आप याद रखो कि अगर हम एक करंट कैरिंग लूप लेंगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उस पर अगर कोई टॉर्क एक्ट करता है जिसकी वजह से वो गोल घूमता है, गर्दिशी हरकत करता है, तो एक्चुअली ये प्रिंसिपल होता है मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का। इसीलिए इस सवाल को ऐसा भी बनाया जा सकता कि इलेक्ट्रिक मोटर यानी जो बरकी मोटर होती है उसका उसूल बयान करो और उसको साबित करो। ओके, उसूल बयान करना है इलेक्ट्रिक मोटर का और उसको साबित करना है। तो ये सवाल दो तरह से आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा करंट कैरिंग लूप पर। ओके, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप। इसमें सबसे पहले आप इस फिगर को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें जैसा आपके सामने नज़र आ रहा है दो मैग्नेट हैं, एक तरफ है एन कुतुब और एक तरफ है एस कुतुब, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जाहिर सी बात है इसमें मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी, इसलिए आपको बीच में जो आड़ी जो लाइनें नज़र आ रही है उनके ऊपर एरो देखो आप, तो ये एरो से आपको समझ में आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये डायरेक्शन में ऐसे। ओके, एन से एस की तरफ। इसके बाद हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चौकोर या एक रेक्टेंगुलर एक कॉइल रखेंगे। जो कॉइल हमने लिया हुआ है तो उसका नाम है ए बी सी डी। ओके, आप देखिए यहाँ पे दिया गया है ए बी सी और डी। ओके, तो ए बी सी डी जो चौकोर तार है इसमें से हम करंट गुजारेंगे। अब जो करंट यहाँ पे गुजरेगा तो वो करंट एक्चुअली यहाँ पर ये वाला करंट है आई। ये आई करंट इसमें गया, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से फिर इधर जाएगा ऐसे, फिर ये करंट इधर आएगा और फिर अल्टीमेटली बाहर निकल जाएगा। ओके, यानी करंट की गुजरने की जो सिमत है वो आप देखो बराबर। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से करंट अंदर गया कॉइल में। सबसे पहले करंट जाएगा पॉइंट डी पर, फिर डी से जाएगा सी तक, सी से जाएगा बी तक, बी से जाएगा ए तक, फिर ए से वो बाहर निकल जाएगा। अब जब ये करंट गुजरेगा तो फिर करंट के गुजरने की वजह से ये जो अलग अलग जो साइड्स हैं, चारों साइड, डी से सी तक, सी से बी तक, बी से ए तक, ए से डी तक, इन चारों साइड्स के ऊपर जब ये करंट गुजरेगा तो हर साइड पर मैग्नेटिक फोर्स जो है मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करेगी। और वो मैग्नेटिसी कुव्वत कैसे अमल करेगी तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वाली फिगर पे नज़र डालते हैं। अब आप देखिए गौर से, ये फिगर आपके सामने जो है इसमें वही वाला कॉइल ए बी सी डी आपके सामने है। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर इस जगह पर देखिए ये दायरा बना हुआ है और उसमें डॉट है और बाजू में बी बार लिखा है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इस वाइट बोर्ड की सतह से उमुदन बाहर की तरफ, यानी आपके पेज, आप जब ये डायग्राम पेज पर बनाओगे तो पेज की सतह से उमुदन बाहर की तरफ। ओके, वर्टिकली आउटवर्ड वाली डायरेक्शन है। ओके, अब आप देखो यहाँ पर ए बी सी डी ये जो चौकोर जो तार है, तो इस चौकोर तार में करंट जो दाखिल हुआ था, जैसे हमने यहाँ देखा कि करंट दाखिल हुआ था पॉइंट डी से सी की तरफ,
तो वही चीज़ हमको यहाँ इस फिगर में दिखाई दे रही है। आप गौर से देखो, करंट जो है, चलो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, इस जगह पे ये करंट है, तो करंट जो है वो पॉइंट डी से दाखिल हुआ, और पॉइंट डी से दाखिल होने के बाद सी तक गया, फिर सी से बी तक गया, बी से वापस ए तक गया। ओके, इस तरीके से करंट का सर्कुलेशन जो है वो इसमें पूरा हो रहा है। जब ये करंट डी से सी तक जाएगा तो उस टाइम पर एक कुव्वत अमल करेगी, मैग्नेटिसी कुव्वत, जिसका नाम रहेगा F1। और जाहिर सी बात है ये F1 जो है ये ऊपर की सिमत में अमल करेगी, ये वाली यानी ये जो कुव्वत है तो ये F1 ऊपर की डायरेक्शन में अमल करेगी। ओके, अब जब ये करंट C से B की तरफ जाएगा तो उस टाइम पर जो मैग्नेटिसी कुव्वत जो अमल करेगी वो रहेगी F2 बार। और ये जो F2 बार है ये जैसा हम देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उसकी जो सिमत है वो लेफ़्ट साइड में है। फिर ये करंट पॉइंट B से पॉइंट A तक आएगा। इस दौरान जो साइड BA है उस पर एक मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करेगी जिसका नाम F3 है, और ये जो F3 है ये उमूदन नीचे की सिमत में अमल करेगी, जैसे कि हमको फिगर में दिख रहा है। ओके, और उसके बाद जब ये करंट A से D की तरफ जाएगा तो उस वक्त साइड AD पर जो मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी वो है F4, और वो राइट साइड में अमल करेगी। अब यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि जब करंट C से B तक जाएगा, मतलब मैं यहाँ पर ये वाले साइड की बात कर रहा हूँ, तो ये टाइम पर जो कुव्वत है वो ये इधर अमल कर रही है। लेकिन जब वो करंट A से D तक जाएगा ऐसे, तो उस वक्त कुव्वत इधर अमल करेगी। तो लेफ़्ट वाली कुव्वत और राइट वाली जो कुव्वत है, मतलब F2 और F4, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं और अपोजिट भी है। और इसके अलावा ये दोनों एक ही प्लेन में है, मतलब जिस प्लेन में F2 है उसी प्लेन में F4 है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यानी F2 जो है वो F4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि F2 का असर और F4 का असर एक दूसरे को ख़त्म कर देगा। ओके, तो अब ये दोनों कुव्वतें आपस में ख़त्म हो गई, तो अब दो कुव्वतें बाकी बची। एक कुव्वत F2 ऊपर है, एक F3 कुव्वत है नीचे। अब इस फिगर में देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कुव्वतें भी इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब मसावी और मुखालिफ है, इसलिए इन्होंने भी कैंसिल करना चाहिए एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग वापस इस ओरिजिनल फिगर पर आओ और अब आप इस फिगर के अंदर गौर से देखो। इस फिगर में यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये F3 है, और ये वाली जो है तो ये F4 है। ओके, मतलब या फिर आप इसको अगर आप F3 कह रहे हैं तो फिर ये F4 होगा। ओके, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस फिगर को देखकर समझ में आ रहा है कि F3 नीचे की जानिब अमल कर रहा है और F4 ऊपर की जानिब अमल कर रहा है। इसलिए ये दोनों इस फिगर के मुताबिक F1 और F3 जो है, F1 यहाँ पर आप एक बार फिर से देखो कि F3 जो है ये नीचे अमल कर रहा है और F1 जो है वो ऊपर अमल कर रहा है। ओके, तो वही वाली चीज़ हो रही है यहाँ पर। इस जगह पर अगर हम बात करेंगे, ये वाली जो कुव्वत है, मतलब कौन सी, ये आप डाउनवर्ड जो नज़र आ रही है, ये वाली कुव्वत जो है ये F1 है, और ये वाली जो कुव्वत है तो ये F4 है। देखकर समझ में आ रहा है कि ये दोनों कुव्वतें इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन इनके पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग है, यानी ये अलग अलग मुस्तवी में अमल कर रहे हैं। ओके, F1 रियल में ऊपर वाली डायरेक्शन में अमल कर रहा है, ऊपर की अलग मुस्तवी में, और F3 जो है वो नीचे की सिमत में अमल कर रहा है, अलग मुस्तवी के अंदर। और यही वजह है कि वो क्या करेगा, ये जो कॉइल है ABCD नाम का, ये जो कॉइल है, इस कॉइल को ये रोटेट करने का काम करेगा। कैसे रोटेट करेगा, ये वाली साइड ऊपर जाएगी और ये वाली साइड नीचे जाएगी। अगर ये साइड नीचे जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो कॉइल है ये रोटेशन में आ जाएगा, और वो रोटेशन को इस फिगर के अंदर, यहाँ आप गौर से देखो, इस जगह पर वो रोटेशन दिखाया गया है। ये रोटेशन ऐसे, मतलब ये वाली साइड में ये चीज़ ऊपर जाएगी, इधर वाली साइड में ये नीचे जाएगा, और इस तरह से ये रोटेट होगा। मतलब इस कॉइल ने यहाँ पे ऐसे रोटेट होना है। ओके, क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा जो मामला है तो ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जब किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कॉइल में से करंट गुजारते हैं तो उस पर रोटेशन उसमें पैदा हो जाता। और ये रोटेशन क्यों होता है, तो उसका रीज़न है टॉर्क, यानी गर्दिशा, उर्दू में जिसे हम गर्दिशा कहते हैं। आप याद रखो, गर्दिशा के लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है, गर्दिशा इज़ इक्वल टू कुव्वत ज़रब उमूदी फासला।
ये फॉर्मूला आप याद रखो, कुआ ज़रब उमूदी फासला। इसका मतलब फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर वो फॉर्मूला आएगा टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। अब यहाँ पर गौर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो पहले आर लेना पड़ेगा, मतलब ये आ जाएगा आर बार क्रॉस एफ बार। इस तरीके से टॉ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। याद रखो टॉ जो है वो एक वेक्टर है, इसलिए उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए और उसका वेक्टर फॉर्मूला ऐसा होगा आर इंटू एफ। ओके, अब आप देखो इस फिगर के अंदर जो आर है वो रहेगा दोनों के बीच का फासला, मतलब ये वाला फासला, और ये फासला हमने L2 लिया हुआ है। ओके, और हमको मालूम है कि ये F3 और ये F1 दोनों इक्वल है। ओके, इसका मतलब ये है कि जब हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क की कीमत आएगी टॉ इज इक्वल टू L2 क्रॉस F। यहाँ पर L2 भी बार में है और F भी बार में है। यहाँ पर F का मतलब F1 भी ले सकते हैं और F3 भी ले सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एक कुव्वत की मैग्नीट्यूड आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हम टॉर्क जो है वो मालूम करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हम इसको आगे किस तरह से मालूम करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहली कुव्वत निकालेंगे F1। तो जाहिर सी बात है करंट कैरिंग कंडक्टर का जो आर्टिकल हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, उस लेक्चर के मुताबिक फार्मूला था आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ज़ाहिर है यहाँ पे साइन थीटा जो है वो साइन 90 विल बी 1, तो हमारा फार्मूला जो बनेगा इस जगह पर वो फार्मूला बनेगा F1 इज इक्वल टू आई L1 इंटू बी। ओके, ये एक कुव्वत आ गई। इसके बाद दूसरी साइड की जो कुव्वत है वो आई यानी F2 इज इक्वल टू आई L2 बी, लेकिन जाहिर है हमने पहले शुरू में देखा था कि ये जो कुव्वत है ये F4 के साथ कैंसिल होने वाली है। फिर F3 आ जाएगा आई L1 बी और उसके बाद F4 आएगा आई L2 बी। इसमें से यहाँ पर जो है F1 और F3 जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ F2 और F4 जो है वो बचेंगे और इसीलिए उनकी वजह से गर्दिशा पैदा होगा और ये गर्दिशे का फॉर्मूला आपके सामने है टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस L2। यहाँ पर L2 जो है वो गलती से बाद में लिखा हुआ है, एक्चुअली ये फॉर्मूला होना चाहिए L2 बार क्रॉस FM बार। आप याद रखो टॉ का जो फार्मूला है उसमें पहले फासला लेते हैं और फिर बाद में कुव्वत लेते हैं। ओके, फिर हम फ़ौरन इसका वेक्टर जो है वेक्टर फॉर्म हटा देते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू FM इंटू L2 इंटू साइन थीटा। ओके, अब ये हमारी मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें FM की वैल्यू लेते हैं आई इंटू L1 इंटू बी, क्योंकि F1 जो है FM जो है हाँ उसकी जो वैल्यू है एक्चुअली यहाँ से अगर हम देखेंगे F4 ओके या फिर F2 भी ले सकते हैं, तो F4 या F2 की जो वैल्यू है वो आई L2 भी है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लेने वाले हैं। उसको हमने यहाँ पर FM के तौर पे लिखा है, तो आई इंटू L1 इंटू बी, ये चीज़ आप इस फार्मूले में रख दो। जब यहाँ ला के रखेंगे तो फार्मूला बनेगा टॉ इज इक्वल टू आई L1 बी इंटू L2 इंटू साइन थीटा। बाद में आप L1 और L2 को एक साथ में ले लो, तो आई इंटू यानी टॉ इज इक्वल टू आएगा आई इंटू L1 इंटू L2 इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखो L1 और L2 ये उस रेक्टेंगुलर कॉइल की लंबाई और चौड़ाई है। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है वो रकबा बन जाएगा, उसका एरिया बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर L1 ज़रब L2 की जगह पर A ले सकते हैं, तो L1 L2 इज इक्वल टू A आ गया। यहाँ पर अब वापस A रख दो L1 L2 की जगह पर, तो टॉ इज इक्वल टू आ गया I टाइम्स A B इंटू साइन थीटा। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये जो फार्मूला है ये एक ऐसे लूप के लिए है जिसके अंदर हमने बस एक ही टर्न लिया था, बराबर एक ही टर्न हमने वो वायर का लिए थे ABCD। ओके, तो वो जो टर्न था अगर वो एक था तो इसलिए यहाँ पर जो एरिया है वो एक बार आया। आप लोग देखो अगर टर्न जो है टर्न मतलब घुमाओ, अगर टर्न की तादाद 2 लेते हैं तो हमको एरिया जो है वो 2A लेना पड़ेगा। ओके, इसीलिए अगर टर्न हम ज़्यादा लेंगे तो एरिया जो है जितने ज़्यादा हम टर्न्स लेंगे उतना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा। इसलिए हम लोग फ़र्ज़ करते हैं कि मान लो नंबर ऑफ़ टर्न n है, अगर नंबर ऑफ़ टर्न n है तो जो एरिया हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा n टाइम्स A। ओके, तो यहाँ पर यही चीज़ हम लोग करेंगे। अगर हमको n टर्न्स के लिए लेना है तो हमारे पास टॉर का फॉर्मूला आ जाएगा टॉ इज़ इक्वल टू n टाइम्स आई A B इंटू साइन थीटा।
ओके, ये हमारा मेन फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है उस टॉर्क को, यानी गर्दिशा को, जो करंट कैरिंग लूप पर अमल करेगा। ओके, यानी अगर हमने कोई रेक्टेंगुलर या किसी भी टाइप का, कोई भी सर्कुलर भी ले सकते हैं आप, आपने कोई तो भी एक तार लेना है, मेटल वायर, और उस मेटल वायर को एक लूप में बदलना है। रेक्टेंगुलर लूप बनाओ या सर्कुलर लूप बनाओ, लेकिन एक लूप लेना है और उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है और फिर उस लूप में से करंट गुजारना है। तो जब हम कोई करंट कैरिंग लूप लेंगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें घुमाव पैदा होगा, उसमें गर्दिश पैदा होगी, और वो जो गर्दिश पैदा होगी वो टॉर्क की वजह से, यानी गर्दिशा की वजह से होगा। और उस गर्दिशा का वो जो गर्दिशा टॉ जो है उसका फॉर्मूला होगा NIAB साइन थीटा। यहाँ पर आमतौर पर ये जो साइन थीटा है ये हम 1 लेंगे, क्योंकि इन जनरल एंगल थीटा जो है वो 90 का होता है, और आप याद रखो कि साइन 90 डिग्री जो है वो हमेशा 1 होता है। तो आमतौर पे हम ये साइन थीटा को हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उसको इसलिए नहीं हटाया है क्योंकि एंगल थीटा आपको प्रॉब्लम में कुछ भी दिया जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक। अब हमको इसी आर्टिकल को, इसी टॉपिक को अप्लाई करना है और एक आर्टिकल पर जो ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा हुआ है। ओके, तो हमारा अगला जो टॉपिक है यहाँ पर वो उसी के बारे में है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसे उर्दू में मुतहर्रक लच्छेदार रोपैमा कहते हैं, उसका हमको उसूल बयान करना है और उसको साबित करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप देखो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल अगर हमको समझना है तो उसके लिए पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, उस कॉइल में से करंट गुजारते हैं, और करंट गुजरने की वजह से वो जो लूप है, वो जो रेक्टेंगुलर लूप जो होती है, तो वो लूप में एक टॉर्क पैदा होता है, एक गर्दिशा पैदा होता है, जिससे वो रोटेट होता। तो वो रोटेशन को देखकर रोटेशन पर से हम लोग करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आइए देखते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसका ओरिजिनल जो तरतीबी जो डायग्राम, उसका खाका है वो क्या हो, स्कीमेटिक डायग्राम उसका कैसा होता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें पीले कलर में जो चीज़ नज़र आ रही है वो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, एक तरफ N पोल, एक तरफ S पोल, दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी। आप लोग याद रखो, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, लीनियर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, बल्कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि N और S ये जो मैग्नेट्स हैं ये सीधे मैग्नेट नहीं रहते, बल्कि ये कर्व्ड मैग्नेट होते हैं, यानी उनका जो क्रॉस सेक्शन है तो वो कॉनकेव शेप में उनको तराशा जाता, इसलिए वहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ओके, इसके बाद इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में हम लोग एक कॉइल रखेंगे। ये कॉइल एक कोर के ऊपर, आयरन कोर पर जो है वो लपेटा हुआ होगा। इस कॉइल के जो 2 सिरे निकलेंगे बाहर, जिनमें से हम करंट को पास करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर इस कोर को रखने के लिए, मतलब इस कोर को जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो बॉडी है उसके साथ उसको जोड़ कर रखने के लिए उसको एक लोअर सस्पेंशन के ज़रिए उसको लगा के रखेंगे। इसके बाद आप याद रखो कि ये जो कोर है ये ऊपर एक मिरर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। उसको पहले हम एक सस्पेंशन फाइबर के ज़रिए, मतलब एक धागे के ज़रिए उसको लटका के रखते हैं। यानी यहाँ पर आप याद रखो कि इस जगह पर ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये इस तरह से एक धागा लगा हुआ रहेगा और वो इस जगह पर बंधा हुआ रहेगा यहाँ पे। ओके, और इस धागे में बीच में एक मिरर लगा हुआ रहेगा। जब ये कॉइल रोटेट होगा तो उसकी वजह से धागा रोटेट होगा और ये मिरर जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, और इस मिरर पर आने वाली जो लाइट है जो कि एक टॉर्च से आएगी, वो लाइट भी डिफ्लेक्ट होगी और डिफ्लेक्ट होकर वो एक स्केल पर जाएगी। जिस स्केल के ऊपर हो जाएगी वहाँ पर हमको इस मिरर के डिफ्लेक्शन की कीमत मिलेगी, जो एक्चुअली करंट का मेजरमेंट होगा। यानी करंट को यहाँ पर हम एक डिफ्लेक्शन के ज़रिए
इस मिरर से, इस आईने से डिफ्लेक्शन के ज़रिए हम लोग उसको हासिल करेंगे। ओके, ये पूरी जो कहानी है, यानी इसका पूरा जो कंस्ट्रक्शन और इसका पूरा जो वर्किंग है वो ऑलरेडी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जो है वो हम कर चुके हैं पहले। ओके, इसलिए आप उसको एक बार वहाँ से पूरा रिवाइज कर लो। अब हम आज के लिए इस चैप्टर के लिए इसका कौन सा पार्ट है, तो उसके लिए हम इस फिगर पर आते हैं। आप देखो यहाँ पर जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मेन जो पार्ट है वो आपके सामने है। एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। इनको हमने कॉनकेव शेप में क्रॉस किया हुआ है ताकि इनके बीच में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बने। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक आयरन कोर है, आयरन कोर के ऊपर एक कॉइल लपटा हुआ है, और वो जो कॉइल जो लपटा हुआ है तो उसमें से हम करंट पास करेंगे। जब उस कॉइल में से करंट पास होगा, मतलब उस लूप में से, एक्चुअली वो एक करंट कैरिंग लूप बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए वो रोटेट होगा। क्यों रोटेट होगा? क्योंकि अभी पिछले सवाल में हमने देखा था कि करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पर एक टॉर्क एक्ट होता और वो उसको गोल घुमाता। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होंगी। यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें एक टॉर्क पैदा होगा, और वो टॉर्क की कीमत होगी टॉ इज इक्वल टू NIAB इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला वही है जो अभी हमने पिछले सवाल में इसका डेरिवेशन किए थे। अब यहाँ पर हम साइन थीटा को और ज़्यादा कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एंगल थीटा 90 होता है। तो एंगल थीटा अगर 90 है तो फिर साइन थीटा विल बी 1। ये वैल्यू अगर यहाँ रख दिए तो हमको फॉर्मूला मिलेगा टॉ इज इक्वल टू NIAB। इतना टॉर्क इसके अंदर पैदा होगा। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट पहले मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, अगर हम लीनियर SHM की अगर बात करें, यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन होती है F प्रोपोर्शनल टू X। यानी जो कुव्वत है वो हटाव के साथ में फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन जब हम एंगुलर डिफ्लेक्शन की बात करते या एंगुलर SHM की बात करते तो फोर्स की जगह पर टॉर्क आ जाता प्रोपोर्शनल टू, और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट x है ये हटकर इसकी जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाता। तो यहाँ पर हमको ये वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, यानी टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब आप एक चीज़ देखो, अगर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा है तो प्रोपोर्शनलिटी का जब आप साइन हटाएंगे तो आपको इक्वल टू और एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो मान लो वो कांस्टेंट k है, तो वो कितना हो जाएगा फिर? टॉ इज इक्वल टू k इंटू थीटा। यही वाली चीज़ हमको यहाँ पर यूज़ करना है। इस जगह पर मान लो यहाँ पर जो एंगल पैदा हुआ, जो इंसिराफी जाविया या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, वो फाई है। तो टॉर्क की जो वैल्यू हो जाएगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, टॉ इज़ प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा, या फिर फाई भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर अपने बोर्ड की बुक में फाई लिया हुआ है इसलिए फाई ले लेंगे, और फिर जब इसको हटाएंगे तो यह आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू k इंटू फाई। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे दी गई है, टॉ इज इक्वल टू k इंटू फाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखो, टॉ की वैल्यू यहाँ पर NIAB है और यहाँ टॉ की वैल्यू k इंटू फाई है। दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों भी टॉ की वैल्यू है। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे ये हो जाएगा NIAB इज इक्वल टू k अप इंटू फाई। अब आप NBA को उधर शिफ्ट कर दो तो आपको फॉर्मूला मिलेगा I इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में k अपॉन NBA इंटू फाई। अब k कांस्टेंट है जिसको टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं या ट्विस्टिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। n नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि कांस्टेंट है, b मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट है, a जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है और वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे लोग कांस्टेंट है, और अगर ये सारे लोग कांस्टेंट है तो फिर इक्वल टू और इन तमाम कांस्टेंट्स को हटा दिया जाए तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमको फॉर्मूला मिलेगा I इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई। I का मतलब है वो करंट जो रेक्टेंगुलर कॉइल में से पास हुआ, और फाई का मतलब है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, वो एंगल जिसके ज़रिए कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, और इससे एक चीज़ समझ में आती कि करंट जो है, करंट की जो कीमत है वो डिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड हो गई। मतलब डिफ्लेक्शन को देखकर हम करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप याद रखो कि करंट जो है वो नज़र ना आने वाली चीज़ है और एंगल जो है वो नज़र आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम करंट का मेजरमेंट डिफ्लेक्शन के रूप में करेंगे, और इसीलिए करंट जो है वो बहुत
ईज़िली यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये था मामला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा जो सवाल है ये समझ में आया होगा और आप इसको पूरी तरह से जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पर अब हम एंड करते हैं और आप लोग अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा उसके साथ हम मिलेंगे। आप तब तक स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।